हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। मैं नोएडा के सरकारी दफ्तर में कलेक्टर पद पर हूँ। हाल ही में मेरा तबादला गुजरात में हो गया। थोड़ी मायूसी थी इस तबादले की खबर से। वैसे तो प्रमोशन के साथ तबादला हुआ था, पर नोएडा छोड़कर जाने का मन नहीं था। बहुत ही खूबसूरत शहर है, कितनी यादें जुड़ी हैं इस शहर से। सरिता को ब्याह कर इसी शहर में लाया था 4 साल पहले, और मेरी नन्ही सी काव्या भी इसी शहर में पैदा हुई थी। वो मैं चाहता था कि मेरी आने वाली अगली संतान भी यही ही होती, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। राजीव, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? यह क्या कम अच्छी खबर है कि तबादले के साथ प्रमोशन भी मिला है? देखा, हमारा आने वाला नन्हा राजकुमार कितना भाग्यशाली है। सरिता ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं मुस्कुरा दिया, पर न जाने को एक अनजाना सा डर मन में घर कर गया था कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद वो दिन भी आ गया जब भारी मन से नोएडा को अलविदा कहना पड़ा। गुजरात का वह सरकारी क्वार्टर नोएडा से बड़ा था, और बच्चों के खेलने की जगह भी ज्यादा ही थी। देखा राजीव बाबू, हमने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितना खूबसूरत क्वार्टर है। सरिता घर को निहारते हुए बोली। हम हैं तो। पर मैं कुछ बोलता, सरिता मेरी बात काटते हुए बोली, पर कुछ नहीं, आप बेकार ही परेशान हो जाते हो। सरिता की बात में दम था। मैं शायद बेकार ही परेशान हो रहा था, पर मैं उसे समझा नहीं पा रहा था कि एक अनजाना सा डर मेरे अंदर समाया हुआ था। पता नहीं उस जगह से कैसा अजीब सा रिश्ता था। उस जगह पर मेरा दम घुटता था। ठीक हमारे क्वार्टर के सामने एक बड़ा सा मैदान था, और उस मैदान के आगे एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। उस हवेली को सब लाल हवेली कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि उसका रंग पूरा लाल था। जब भी उस हवेली को देखता था तो एक अजीब सा खिंचाव उस हवेली की तरफ महसूस होता था। ऐसा लगता था कि वह हवेली मुझे पुकार रही है। एक दिन रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे किसी के बहुत तेज तेज चीखने की आवाज आ रही थी। मैंने उठकर देखा तो सरिता आराम से सो रही थी, और हमारी गुड़िया भी आराम से उसके साथ सो रही थी। फिर मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वह आवाज बाहर से ही आ रही थी। कोई चीख कर किसी को पुकार रहा था, पर किसको यह ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि वह आवाज सामने वाली लाल हवेली से आ रही थी। मैं बहुत देर तक उस हवेली को देखता रहा, और वह आवाज तेज होती चली गई और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। तभी सरिता जाग गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आइए, सो जाइए, फिर सुबह जल्दी उठकर दफ्तर भी तो जाना है। उसकी आवाज जैसे मुझे किसी अनचाही शक्ति की पकड़ से वापस खींच लाई। मैं जाकर सो गया। सारा दिन दफ्तर में मैं उस अनजान आवाज के बारे में सोचता रहा। क्या वह सच में आ रही थी या मेरा भ्रम था? मैं किसी से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। नया दफ्तर था, नए लोग थे, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उस दिन शाम को जब मैं दफ्तर से घर लौट रहा था तो मेरी गाड़ी अचानक उस हवेली के सामने ही खराब हो गई। ड्राइवर ने उतरकर देखा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उसने मुझसे कहा कि उसे 20 मिनट लगेंगे इसे ठीक करने में। मैंने उसे कहा कि वह चिंता ना करें और आराम से अपना काम करें। घर पास में है, मैं यहाँ से चलकर चला जाऊंगा। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। रास्ता हवेली से होकर ही गुजरता था। जैसे ही हवेली के सामने पहुंचा
तो न जाने क्यों मैंने सिर उठाकर हवेली की तरफ देखा। जब भी उस हवेली को देखता एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, और आज जब हवेली के सामने खड़ा हुआ था तो वह खिंचाव और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। उस हवेली को देख ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे छत पर एक परछाई भागती नजर आई। मेरे कदम अपने आप हवेली के अंदर चले गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हवेली के अंदर खींच लिया हो। मैं सीधे छत की तरफ भागा। छत पर पहुंचकर मुझे ताज्जुब हुआ कि मुझे छत पर आने का रास्ता कैसे मालूम था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा पर मुझे कोई नजर नहीं आया। क्या वह परछाई मेरा भ्रम थी? यह सोचते सोचते मैं छत से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे फर्श पर गिर गया। मेरे हाथ पैर बुरी तरह छिल गए और काफी चोटें आईं। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ उस हवेली से बाहर निकलने लगा। तभी सामने की दीवार पर लाल रंग से किसी ने बड़े अक्षरों में लिखा बदला। पर जैसे ही मैं उसके पास गया वह शब्द अपने आप मिट गए। फिर पलटकर सामने वाली दीवार पर देखा तो वहां लिखा हुआ था खून का बदला खून। मैं तेज कदमों से भागता हुआ हवेली से बाहर आ गया और अपने क्वार्टर पर पहुंच गया। मेरे शरीर पर इतनी चोटें देख सरिता हैरान हो गई और भागती हुए मेरे पास आई। आपको क्या हुआ राजीव? कहाँ से गिर गए आप? यदि मैं सरिता को सच बता देता तो वह डर जाती और उसकी ऐसी हालात में मैं उसे कोई दिमागी परेशानी देना नहीं चाहता था। मैं दफ्तर की सीढ़ियों से गिर गया था। मैंने उससे नजरें चुराते हुए कहा, तो वहीं पर आपको पट्टी करा लेनी चाहिए थी। आप भी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। यहाँ बैठ जाइए, मैं डॉक्टर को अभी फोन कर देती हूँ। डॉक्टर आकर मेरी मरम्मत पट्टी करके चला गया। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था कि सरिता ने आकर मुझे हल्दी वाला दूध पकड़ाया और इशारे से पूरा खत्म करने को कहा और अपना काम करने चली गई। मैं खिड़की से लगातार उस लाल हवेली को देख रहा था। आज जो कुछ उस हवेली में हुआ उसने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन था जिसने मुझे धक्का दिया। क्यों किसी ने बदला जैसे शब्द दीवार पर लिखे और कैसे वह शब्द मेरे वहां पहुंचते ही अपने आप गायब हो गए। रात गहरी हो चुकी थी पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सिर्फ उस हवेली को देख रहा था। तभी मुझे उस हवेली से फिर से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वह आवाजें तेज होती चली गई और मुझे साफ साफ सुनाई भी देने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी की अमानत हूँ। अब यह बात मुझे साफ साफ सुनाई पड़ने लगी। यह किसी लड़की की आवाज थी, पर किसकी आवाज है? वह लड़की मुझसे क्या चाहती थी? क्या उसने ही मुझे धक्का दिया था? क्या उसने ही दीवारों पर बदला लिखा था? क्या वह मुझसे बदला लेना चाहती? यह सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह सरिता के मना करने के बावजूद भी मैं दफ्तर चला गया, क्योंकि मैं उस हवेली से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहता था। ऑफिस में थोड़ा सुकून तो मिला, पर दिन गुजरकर रात का साया फिर से उसी प्रश्न पर आकर रुका था। आज भी मैं खिड़की के पास बैठ उस हवेली को देख रहा था, पर आज की रात एक अजीब सी शांति थी चारों ओर। आज रात भर मुझे फिर से नींद नहीं आई। अगले दिन शाम को दफ्तर से निकलने से पहले मुझे सरिता का फोन आया। राजीव, जल्दी से घर पर आ जाओ, काव्या कहीं भी नहीं मिल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आओ। सरिता कांपते हुए बोल रही थी। मैं तुरंत
घर पहुंचा और सरिता से पूछा, कहाँ है काव्या, कहाँ गई थी वह, तुम क्यों नहीं थी उसके साथ। मेरे प्रश्नों का सरिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस रोती रही। मुझे भी ख्याल आया कि मैंने सरिता पर जबरदस्ती ही प्रश्नों की बौछार कर दी। सरिता ने बताया कि वह काव्या के साथ ही थी, गेंद से खेल रही थी। तभी गेंद हवेली की तरफ चली गई। इससे पहले कि सरिता काव्या को रोकती, काव्या भाग के हवेली की तरफ चली गई। सरिता उसके पीछे भागी, पर जब तक वह वहां पहुंची, काव्या उसे कहीं नजर नहीं आई। मैं शायद समझ गया था कि हुआ क्या था। मैंने सरिता से कहा कि वह बाहर खड़ी रहे, मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि चाहे जितना भी शोर हो, उसे कितनी भी चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़े, वह अंदर नहीं आएगी। सरिता प्रश्न भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, पर मेरे पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। मैंने उसे आश्वासन दिया कि वह मुझ पर भरोसा रखे। मैं हमारी बिटिया को लेकर जल्द वापस लेकर आऊंगा। मैं हवेली के अंदर पहुंचा, तभी किसी की हंसी की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। फिर उस आवाज में कहा, आखिर आ ही गए तुम। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था, पर मैं दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। खड़े खड़े मैंने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर बोला, आंख मिचौली ही खेलोगी या काम की भी बात करोगी? तुम्हें मैं चाहिए था तो लो, मैं आ गया। मैं जानता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है, उसे छोड़ दो। मेरी इतना कहते ही उस हवेली के बड़े से कमरे में शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो दूर से कोई उसका मुआयना कर रहा हो। मेरी आंख भी कमरे की हर जगह को ताड़ रही थी। कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज ने तोड़ा। छम छम की आवाज हवेली की गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे नीचे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे काम है ना, मुझसे बदला लेना है तो लो, पर उस मासूम को छोड़ दो। मैं चिल्लाकर बोला। मासूम? हर बच्ची अपने पिता के लिए मासूम ही होती है, पर तुम जैसे दरिंदे उसकी मासूमियत को कुचल देते हैं। तब उसके पिता पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा है क्या तुम्हें? वह आवाज चीख कर बोली। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उस आवाज ने मुझे दरिंदा क्यों कहा? मैंने तो कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने उसे समझाते हुए कहा। तभी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया और उस धुएं के बीच में से मुझे एक लड़की चलकर अपनी तरफ आती दिखाई दी। होठों को चेहरे तक घूंघट में दबाए, सफेद और लाल रंग का गहरी लहंगा चोली पहने हुए कि उसकी जिसके किनारे गोटे से पटे हुए थे, गले में आभूषणों की बड़ी सी माला, दोनों हाथ में गहरे रंग की चूड़ियां की बड़ी सी लड़ी और होठों पर कोई भी जज्बात नहीं। उसकी पायल की छमछम रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके कदम मुझसे 1 फुट की दूरी पर आकर ठहर गए। घूंघट के पीछे से उसकी नजर मुझे ही देख रही थी। कुंवर धर्म प्रताप सिंह, तो आपको कुछ भी याद नहीं? शायद मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा। उस औरत ने एक चुटकी बजाई और बोलना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी, वैसे वैसे यह घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आने लगा। देखो धर्म प्रताप सिंह, अपने आप को देखो। इस विशाल हवेली के इकलौते वारिस, घमंड और नशे में चूर। कभी किसी गांव वाले को इंसान तो समझा ही नहीं तुमने। तुम्हारे लिए तो सब तुम्हारे नौकर थे, जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक दे दे, पर बदले में तुम उन्हें सम्मानजनक मौत भी नहीं देते थे। तुम्हारे गंदे इरादों और गंदी निगाहों से गांव की हर लड़की परेशान थी। पर मेरी बदकिस्मती थी कि अपने बापू के कहने पर मुझे तुम्हारी हवेली में दासी का काम करना पड़ा। शुरू से ही तुम्हारी निगाहें थी मुझ पर, और उस दिन तुम्हें मौका मिल ही गया
तुम जैसे हवस के लालची इंसान ने अपनी कितनी दरिंदगी से मुझे इस्तेमाल किया। सुनो कैसे मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे। तुम जानते थे कि मेरा विवाह तय हो चुका है और फिर तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत करी। मैं चिल्लाकर कह रही थी कि मैं किसी और की अमानत हूँ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो धर्म प्रताप सिंह, देखो कैसे तुमने अपनी हवस पूरी होने के बाद मुझे मार डाला और इसी हवेली में गाड़ दिया। मेरे बापू रोज आकर तुमसे मेरे बारे में पूछते, गिड़गिड़ाते, रोते, पर तुमने उन पर जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई और उन्हें कोड़े मारकर वहां से निकाल दिया। मेरी आंखों के सामने जैसे वह सारे दृश्य एक एक करके दिखाई दे रहे थे। मैं प्रभाहीन था, हताश था और मेरा ऐसा भी कोई जन्म था जब मैंने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था। मैंने उस महिला के आगे हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ कर दो पार्वती, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारा कातिल हूँ, पर यह सब कई बरसों पहले के जन्म की बात है। मैं आज वह नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। इस जन्म में मैं राजीव हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है और मैंने कभी भी किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुंचाई है। मेरा दिल बिल्कुल साफ और नेक है, पर मैं तो जन्मों से तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ प्यासी भटक रही हूँ। मुझे तुमसे बदला चाहिए, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी और वह बदला मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने मारकर खा लूंगी। तुम्हें तड़पता देख मुझे बहुत खुशी और सुकून मिलेगा। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बेटी की मौत का दर्द क्या होता है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को मेरे पिछले जन्मों के गुनाहों की सजा मत दो। वह मासूम है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो यह लो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तुम मुझे मारकर जो सजा देना चाहती हो दे दो, पर मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। मैंने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा। तभी सरिता अंदर आ गई और वहां का नजारा देखकर बेहोश सी हो गई। मैंने दौड़कर सरिता को संभाला, किसी तरह उसको होश में लेकर आया। यह सब क्या चल रहा है राजी? इस औरत ने हमारी बेटी को क्यों हवा में लटका रखा है? सरिता ने डर से चीखते हुए कहा। सरिता, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था, फिर तुम क्यों आई? तुम्हारे और काव्या के लिए मैं तुम दोनों को कैसे किसी संकट में अकेला छोड़ सकती हूँ? तुम यहाँ से चली जाओ सरिता। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बिटिया तुम्हारे पास सही सलामत पहुँच जाएगी। तभी सरिता ने उस औरत के आगे हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर बैठ गई और बोली, एक माँ तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही है। तुम भी तो किसी की बेटी रही होगी। प्लीज मेरी बेटी मुझे लौटा दो। अचानक पार्वती ने काव्या को नीचे उतार दिया और सरिता ने काव्या को अपनी गोद में उठा लिया। एक माँ की पुकार को बेटी कभी अनदेखा नहीं कर सकती। चली जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से, पार्वती ने रौद्र रूप धारण करते हुए बोला। चलो राजीव, जल्दी से यहाँ चलते हैं। सरिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए बोला, पर मैंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, सरिता अभी तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हें काव्या और हमारे होने वाले बच्चे की कसम है, तुम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकोगी और सीधे क्वार्टर की तरफ चली जाओगी। मैंने सरिता और काव्या को गले लगाते हुए कहा। शायद मैं उन्हें आखिरी बार गले लगा रहा था। सरिता आंखों में आंसू लिए काव्या को गोद में उठा हवेली से बाहर चली गई। मैं जमीन पर नतमस्तक हो पार्वती के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, आज तुम्हें पूरी आजादी है पार्वती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया। अब तुम जिस तरह से भी मुझे सजा देनी चाहती हो दे दो।
फिर चाहे इस सजा में मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। अगर इससे तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं यह भी करने को तैयार हूँ, पर मेरे इस जन्म में किए गए दुष्कर्म को यदि हो सके तो क्षमा कर देना। मैं आंख बंद कर हाथ जोड़ जमीन पर बैठा रहा। अगले दिन सरिता के दरवाजे पर बैठी हुई थी। शायद रात भर मेरा इंतजार वहीं बैठकर कर रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा तो वह हड़बड़ाकर उठ गई और मुझे देखते ही मेरे गले लग रोने लगी। मैं उसे घर के अंदर ले गया और आराम से बैठाकर उसकी प्रश्न भरी निगाहों को सारा किस्सा सुनाकर शांत किया। उसने तुम्हें माफ कर दिया ना राजीव? सरिता ने मेरे गालों को छूते हुए बोला। यह तो मुझे नहीं पता सरिता, पर यदि आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा वापस हूँ तो उसकी एक वजह तुम हो। मेरे उस जन्म में तुम भी थी। तुम पार्वती की बहुत ही अच्छी सहेली थी। पार्वती अपनी सहेली से उसका पति और बच्चा नहीं छीनना चाहती थी। शायद इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने और सरिता ने हवेली की तरफ देखा और हाथ जोड़ पार्वती को श्रद्धांजलि दी। कोहरे की वो रात छट चुकी थी। अब सब तरफ उजाला ही उजाला था। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।